नमस्कार मित्रों। राजस्थान इतिहास में हम चौहान वंश के बारे में बात कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने चौहानों की उत्पत्ति संबंधी बात की, उनका मूल स्थान कौन सा था, उत्पत्ति स्थल, उनके बारे में बात की। चौहान शब्द का अर्थ जो है क्या होता है उसके बारे में हमने बात की और चौहानों की उत्पत्ति संबंधी जो मत है वो पढ़े। आज एक एक करके हम चौहान शाखाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले जो, जैसा कि हेडिंग देख रहे हो आप, शाकंभरी, सपादलक्ष या अजमेर के चौहानों के बारे में हम बात करेंगे। चौहानी राजस्थान में चौहानों की जो मूल शाखा थी या चौहानों की जो उत्पत्ति वाली शाखा थी वो ये थी। पहली शाखा ये मानी जाती है चौहानों की। इसके बाद में अलग अलग स्थानों पर जाकर अलग अलग चौहान शासकों ने चौहान वंश की स्थापना की थी। तो सबसे प्राचीन जो शाखा है चौहानों की वो आपकी शाकंभरी, सपादलक्ष या अजमेर के चौहान माने जाते हैं। पहले इनका क्षेत्र जो था वो शाकंभरी के आसपास था, सांबर झील के आसपास। अहिछत्रपुर इनकी राजधानी थी। बाद में हमने बात की थी, कुछ समय सांभर को अपनी राजधानी बनाते हैं और उसके बाद में अजमेर नगर की स्थापना की जाती है और अजमेर को अपनी राजधानी बनाते हैं। फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय तक जो है इनकी राजधानी अजमेर रही। मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान जब तराइन की दूसरी युद्ध में हार जाते हैं तो अजमेर में चौहान वंश समाप्त हो जाते हैं। फिर इनकी अलग अलग शाखाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि अभी हमने बात की है, पहला पॉइंट हम लिख देते हैं, राजस्थान में चौहानों की मूल शाखा या प्रथम शाखा या सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? तो हम कहेंगे आपकी अजमेर के चौहान, ये प्राचीन शाखा थी। बाकी सभी चौहान शाखाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से इसी शाखा से उत्पन्न मानी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, राजस्थान में चौहानों की उत्पत्ति जो है वो यहीं से हुई, अजमेर से हुई या सपाल दक्षिण क्षेत्र से हुई। बाद में यहां से ही अलग अलग व्यक्ति जो जाते हैं, और जैसे नाडोल में चले गए तो नाडोल में चौहान वंश की स्थापना कर दी, रणथंभौर चले गए तो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कर दी, सिरोही क्षेत्र चले गए तो वहां सिरोही में जो है चौहान वंश की स्थापना कर दी, हाड़ौती क्षेत्र में चले जाते हैं तो हाड़ौती क्षेत्र में वहां पर भी चौहान शाखा या चौहान वंश की स्थापना कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जितनी भी शाखाएं हैं उनका इस मूल शाखा से जो है हमेशा संबंध रहा है, यहीं से वो निकलती हैं और अलग अलग स्थानों पर जाकर और अलग अलग अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो मूल या सबसे पहली शाखा जो है वो कौन सी हो जाएगी आपकी? शाकंभरी, सपादलक्ष या अजमेर के चौहान। यहां की वंशावली हम प्रारंभ करेंगे, मतलब वासुदेव जो चौहान वंश का, ध्यान रखना, आज ऑल ओवर चौहान वंश का अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछे कि चौहान वंश का संस्थापक कौन है, तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। कौन है? वासुदेव। राजस्थान में अगर चौहान वंश का पहला व्यक्ति माना जाता है तो वो वासुदेव माना जाता है, जो सांबर झील के चारों तरफ जो है अपना साम्राज्य स्थापित करता है, या हम कह सकते हैं कि चौहान वंश की नींव डालता है। इसके बाद में अगर कोई विशेष नाम देकर आपको पूछे तो फिर अलग अलग संस्थापक होगा। जैसे आपको पूछ ले कि नाडोल में चौहान वंश का संस्थापक कौन है, तो वहां लक्ष्मण हो जाएगा। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन है, तो वहां आपके हो जाएगा गोविंदराज। ठीक है, तो इस प्रकार यहां पर अलग अलग चौहान साम्राज्य स्थापित करने वाले लोग थे। लेकिन सीधा और सिंपल क्वेश्चन पूछे कि चौहानों का
आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक किसे माना जाता है? तो चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक आपके वासुदेव को माना जाता है। और ये जानकारी हमको कहां से मिलती है मित्रों? तो ये जानकारी जो है हमको बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। बिजोलिया शिलालेख चौहानों की जानकारी देने वाला एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। तो पहले हम इसके संस्थापक के बारे में लिखते हैं। पहला व्यक्ति या पहला राजा कौन था? वासुदेव। वासुदेव के देखिए, प्रारंभिक राजाओं के बारे में आपको ज्यादा जानकारी याद भी नहीं रखनी है, क्योंकि हमारे पास जानकारियां उपलब्ध भी नहीं है। प्रारंभिक राजाओं के बारे में हमको अभिलेखों से जानकारी मिलती है। वो अभिलेख टूटे हुए भागों में मिलता है, तो अभिलेखों पर भी पूरी जानकारी लिखी नहीं है, लेकिन फिर अनुमान लगाते हुए समकालीन ग्रंथों को भी जब टटोला गया तो उनके बारे में कुछ सामग्री हमने जो है वो जुटाई है। तो ज्यादा कुछ उनके प्रारंभिक राजाओं के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी हमारे पास है नहीं। अजयराज के बाद में इस राजा के, अजयराज मतलब उसने अजमेर में 12वीं शताब्दी के बाद में हमारे पास जो है ग्रंथ कई सारे मिले हैं। उसके बाद में राजाओं की जानकारी देने वाले कई सारे स्रोत हमको मिले हैं, तो उनके बारे में थोड़ी जानकारियां जो है वो बढ़ती गई। धीरे धीरे 12वीं शताब्दी के बाद जानकारियां जो है वो क्या होने लगी, बढ़ने लगी है। तो प्रारंभिक राजाओं का ना तो हमारे पास समय है, शासन काल है कि इन्होंने कहां से कहां तक शासन किया होगा, लेकिन अनुमान जगह जरूर लगाया जाता है, क्योंकि उनके समकालीन कोई चीज मिली है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इस फलाने टाइम में ये आदमी रहा होगा, इसीलिए हमको ये जानकारी मिली है, या जानकारी हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से उनका कब राजा बना, कब शासन कब तक किया, वो जानकारी हमारे पास है नहीं। वासुदेव की जानकारी हमको बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। कहां से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव के बारे में कहा गया है कि वासुदेव ने लगभग 551 ईस्वी में सांबर झील के चारों तरफ जो है, हम कहते हैं कि इसने चौहान वंश की स्थापना की। बिजोलिया शिलालेख में ध्यान रखना यह भी बताया गया है कि आपके सांबर झील का निर्माण भी किसने करवाया? इसी वासुदेव ने करवाया। ठीक है ना? तो उसमें लिखा है कि वासुदेव नाम करके एक व्यक्ति था जो सांबर झील का निर्माण करवाता है, और निर्माण करवाने के बाद में उसने अपने साम्राज्य को प्रारंभ किया, और इसी के वंशज आगे जाकर चौहान कहलाए। क्योंकि इसका साम्राज्य सांबर झील के चारों तरफ था, इसलिए इनके वंशजों को चहुआन कहा गया, और चहुआन से धीरे धीरे चौहान कहा गया। तो ये जानकारियां वासुदेव के बारे में हम लिख देते हैं। चौहानों का आदि पुरुष या मूल पुरुष या संस्थापक। चौहानों का या चौहान वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक कौन था? वासुदेव। जानकारी कहां से मिलती है? तो ध्यान रखना, बिजोलिया शिलालेख। देखिए, बिजोलिया कहां पे है? बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थान है, और राजस्थान में बिजोलिया से ही किसान आंदोलन प्रारंभ होते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन आपने आधुनिक भारत में पढ़ा होगा, तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो आंदोलनों का प्रारंभिक दौर था। ठीक है ना? तो बिजोलिया किसान आंदोलन पहला भारत का माना जाता है जो सबसे लंबे समय तक आंदोलन चला, और अहिंसात्मक तरीके से चला और संगठित होते हुए चला। 1897 में प्रारंभ हुआ था, और 1941 44 वर्षों तक सबसे लंबा अहिंसात्मक आंदोलन जो है वो इसी बिजोलिया में हुआ था। ठीक है ना? वो आधुनिक भारत में किसान आंदोलन में हम पढ़ेंगे। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 551 ईस्वी में वासुदेव द्वारा चौहान वंश की 551 ईस्वी में वासुदेव द्वारा चौहान वंश की स्थापना की गई, और सांबर झील का निर्माण करवाया गया। सांबर झील का निर्माण करवाया गया।
तो ये बिजोलिया शिलालेख में हमको जानकारी मिलती है कि 551 ईस्वी में इसी वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की और इसी वासुदेव ने सांबर झील का क्या करवाया, निर्माण भी करवाया। तो ध्यान रखना कि सांबर झील का निर्माता कौन है, आपके वासुदेव हैं। तो वासुदेव इस वंश का पहला शासक माना जाता है, चौहान वंश का। राजस्थान में हम कह सकते हैं, राजस्थान क्या पूरे भारत में, वैसे भारत में राजस्थान में ही चौहान वंशों की उत्पत्ति हुई थी। तो चौहान वंश का सबसे पहला पुरुष जो माना जाता है वो वासुदेव माना जाता है। कौन माना जाता है, वासुदेव माना जाता है। तो आपके पहला शासक कौन हो गया, पहला व्यक्ति कौन हो गया, वो हो गया आपके वासुदेव चौहान। ठीक है, इसके बारे में बस ये दो बातें ध्यान रखनी है कि हमको जानकारी बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। इसने जो है चौहान वंश की स्थापना कब की, तो 551 ईस्वी में, और इसने सांबर झील का निर्माण करवाया और इसी झील के चारों तरफ इसने अपना साम्राज्य जो है वो प्रारंभ किया था। इसके बाद में दूसरा जो शासक बनता है इस वंश का, इसके बाद में एक शासक का नाम याद रखना, दुर्लभ राज। दुर्लभ राज, दुर्लभ राज के बारे में हमको जानकारी मिलती है आपके पृथ्वीराज विजय में। जयानक का जो ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, तो पृथ्वीराज विजय में यह बताया गया है कि चौहान वंश का दुर्लभ राज जो था वो प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज का सामंत था। देखिए, हम कह सकते हैं कि 10वीं शताब्दी तक प्रतिहारों का जो है यहाँ उत्तरी भारत में शासन रहा। केंद्रीय शक्ति प्रतिहार थे और बाकी सभी जो है वो प्रतिहारों के क्या थे, अधीन सामंत थे। तो प्रारंभिक चौहान वंश के शासक भी जो है वो किसके सामंत थे, वो प्रतिहारों के सामंत थे। गुहिल कहें तो भी प्रतिहारों के वो भी सामंत थे, परमार भी प्रतिहारों के सामंत थे। और प्रतिहारों के साथ मिलकर और इन्होंने जो है मध्य एशिया से जो मलेच्छों के आक्रमण हुए उस आक्रमण से भारत की क्या की थी, रक्षा की थी। चौहानों के बाद में प्रतिहारों के बाद में अगर हम देखते हैं कि उत्तरी भारत में जो केंद्र सत्ता बनी थी वो चौहानों की बनी थी। और केंद्रीय सत्ता में रहते हुए चौहानों ने जो गजनी क्षेत्र से मुस्लिम आक्रमण हुए उन आक्रमणों से भारत को सुरक्षित रखने की कोशिश की। और इसी कोशिश में हम देखते हैं कि तराइन का दूसरा युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान के बाद में भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है। मोहम्मद गोरी द्वारा यहाँ मुस्लिम सत्ता स्थापित की गई थी। मोहम्मद गोरी भारत के कुछ क्षेत्रों को जीतता है और उस पर अपने गुलाम को नियुक्त करता है जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहां से आपकी मुस्लिम सत्ता जो है वो क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। तो प्रतिहारों के बाद में कह सकते हैं कि पहले प्रतिहारों के साथ में इन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों से संघर्ष किया और उसके बाद में जब स्वतंत्र हो गए तो इन्होंने जो है इन गजनी के शासकों को जो है मारवाड़ से आगे कह सकते हैं या राजस्थान से आगे भारत के अंदर बढ़ने से इन्होंने रोका था चौहानों ने। तो इसके बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है, पृथ्वीराज विजय के अनुसार, पृथ्वीराज विजय के अनुसार यह प्रतिहार शासक वत्सराज का सामंत था। ठीक है ना, वत्सराज का सामंत कौन था, दुर्लभ राज। मतलब इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रारंभिक जो चौहान शासक थे वो प्रतिहारों के अधीन कार्य करते थे। अगले शासक के बारे में हम पढ़ते हैं, गुवक प्रथम नाम मिलता है और गुवक प्रथम के बारे में भी ये जानकारी मिलती है कि गुवक प्रथम वत्सराज के बाद में कौन शासक बनता है, आपके प्रतिहारों का नागभट्ट द्वितीय। तो गुवक प्रथम भी प्रतिहारों का सामंत था और नागभट्ट द्वितीय के दरबार में था। नागभट्ट द्वितीय में गुवक की जो है कह सकते हैं कि शक्ति चरमोत्कर्ष पे थी। गुवक से नागभट्ट द्वितीय जो है बहुत प्रसन्न होता है और
गुवक को जो है वो वीर राजा की उपाधि प्रदान करता है। वीर राजा की उपाधि देने के साथ साथ कहते हैं कि नागभट्ट प्रथम ने जो है इस गुवक को जो है सीकर के आसपास, जो पहले अनंत प्रदेश का क्षेत्र कहलाता था, यहां पर स्वतंत्र जो है वो रियासत कह सकते हैं या स्वतंत्र साम्राज्य सौंप दिया था। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि गुवक प्रथम चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक माना जाता है। जब इसको सीकर के आसपास अनंत प्रदेश दिया गया तो कहते हैं कि इसने यहां पर जो है अपने आराध्य देवता हर्षनाथ का मंदिर बनाया। हर्षनाथ का मंदिर जो वास्तविक रूप से एक शिव मंदिर है, क्योंकि चौहान जो है वो शैव अनुयायी थे, भगवान शिव के अनुयायी थे, भगवान शिव में आस्था रखने वाले थे, लेकिन उन्होंने शैव धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों को भी जो है वो संरक्षण प्रदान किया था। आगे हम बात करेंगे, कई शासक थे जिन्होंने शिव के साथ वैष्णव धर्म, जैन धर्म को जो है अपने यहाँ संरक्षण प्रदान किया था। तो गुवक प्रथम के बारे में हम बात करते हैं। अगला शासक याद रखना है आपको, गुवक प्रथम। गुवक प्रथम प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत, द्वितीय का सामंत। नागभट्ट ने इसे वीर राजा की उपाधि, वीर राजा की उपाधि प्रदान करते हुए अनंत प्रदेश, वर्तमान सीकर, अनंत प्रदेश का साम्राज्य स्वतंत्र रूप में प्रदान किया। इसलिए गुवक प्रथम को चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। ठीक है, प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है, ये ध्यान रखना। प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था आपके? गुवक। कहीं कहीं सिंहराज के बारे में भी ये कहा जाता है कि प्रथम जो है वो स्वतंत्र शासक सिंहराज था, क्योंकि सिंहराज के बारे में ये जानकारी मिलती है कि उसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो महाराजा की उपाधि धारण की इसका मतलब वो पक्की बात है कि सिंहराज स्वतंत्र रहा होगा, इसलिए उसने महाराजा की उपाधि धारण की। बाकी सामंतों को ऐसी उपाधियां धारण करने का जो हम कह सकते हैं कि अधिकार नहीं था उस समय। सामंत लोग ऐसी उपाधियां धारण नहीं कर सकते, क्योंकि ये उपाधियां राजा महाराजा धारण करते थे, जिसके ऊपर कोई नहीं हो, स्वतंत्र जो हो उसके द्वारा धारण की जाती थी। तो इसके बारे में यहां पर ये भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको जो है स्वतंत्र रूप से जो है यहाँ आपके अनंत प्रदेश जो है वो ये दिया गया था। और यहीं पर सीकर में इसने अपने कुल देवता कह सकते हैं किसका मंदिर बनाया था? हर्षनाथ का मंदिर भी बनाया था। हर्षनाथ का मंदिर गुवक के समय बना, लेकिन इस मंदिर में जो अभिलेख मिलता है हमको, हर्षनाथ अभिलेख, वो अभिलेख हम आगे पढ़ेंगे कि किसके समय लगाया गया। वो अभिलेख आपके लगाया गया विग्रहराज द्वितीय के समय। ठीक है, तो विग्रहराज द्वितीय के समय तो अभिलेख लगाया गया, लेकिन मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ? आपके गुवक प्रथम के समय हुआ। इसने सीकर में हर्ष की पहाड़ियों में चौहानों के कुल देवता हर्षनाथ का मंदिर बनाया। हर्षनाथ का मंदिर बनाया जो एक शिव मंदिर है।
अर्थात चौहान शैव अनुयायी थे। चौहान कौन थे? शैव अनुयायी थे, मतलब शिव को मानने वाले, शिव की भक्ति करने वाले थे। तो गुवक प्रथम के बारे में आपको ये याद रखना है। कुछ लोग ये भी कहते हैं ये नागभट्ट दित्य जो था, नागभट्ट दित्य की एक पुत्री थी जिसका नाम था जाबाली, तो उस जाबाली का विवाह जो है वो इसके साथ करवा दिया गया था, आपके गुवक के साथ। उस जाबाली के नाम पर ही आपकी जालोर जो है वो जाबालीपुर पहले कहलाता था। हाँ, तो ये क्षेत्र चौहानों को इसने प्रदान किया था। जो भी हो, गुवक प्रथम नागभट्ट दित्य के समय सामंत था, लेकिन कुछ समय बाद इसको स्वतंत्र कर दिया गया और अनंत प्रदेश इसको दे दिया गया था। ठीक है, चलिए, गुवक प्रथम के बारे में आपको ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में एक राजा बनता है जिसका नाम था चंदनराज। चंदनराज के बारे में एक दो बातें ध्यान रखनी है। चंदनराज की पत्नी थी जो शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, और उसका नाम था आपके रुद्राणी नाम था, आत्मप्रभा नाम था, लेकिन शिव भक्ति के कारण उसको रुद्राणी कहा जाता था। वो इतनी बड़ी शिव की भक्त थी कि ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक दिन आप वो जो है पुष्कर जाती थी, और पुष्कर में उसने 1000 शिवलिंग स्थापित की थी, और उस 1000 शिवलिंग पर वो हर दिन प्रत्येक दिन 1000 दीपक जो है वो प्रज्वलन करती थी। तो इतनी बड़ी शिव भक्ति थी। शिव भक्ति के कारण ही चंदनराज की जो पत्नी थी उसको रुद्राणी कहा जाता है, और योगिक क्रियाओं में वो बहुत ही महारत हासिल थी, योगिक क्रियाओं के बारे में जानती थी, योग शास्त्र के बारे में जानती थी। ठीक है, तो उस बस आत्मप्रभा या रुद्राणी के बारे में ही आपको दो शब्द याद रखने, एक दो बार पूछा गया है, बाकी चंदनराज से संबंधित कोई ऐसी बात है नहीं। इसकी पत्नी आत्मप्रभा शिव भक्ति के कारण रुद्राणी कहलाई। ठीक है, शिव भक्ति के कारण क्या कहलाई? रुद्राणी कहलाई। आत्मप्रभा ने पुष्कर झील के किनारे 1000 शिवलिंग स्थापित करवाई, और यहां इसके द्वारा प्रत्येक दिन 1000 दीपक प्रज्वलन किए जाते थे। ठीक है, इतनी बड़ी शिव की भक्त थी कि प्रत्येक दिन जो है 1000 दीपक जो है ये जलाती थी। ठीक है, प्रज्वलन करती थी। एक बात और ध्यान रखना, आत्मप्रभा योगिक क्रियाओं में निपुण थी। योगिक क्रियाओं में निपुण थी, योगिक क्रियाओं के बारे में इसको अच्छी जानकारी थी। तो ये चंदनराज की पत्नी के बारे में आपको याद रखना है कि चंदनराज की पत्नी जो है उसके द्वारा 1000 दीपक का जो है प्रज्वलन किया जाता था। अगला राजा कौन बनता है? आपके वाकपति राज। वाकपति राज
वाकपति राज जो है, इसके बारे में वैसे ज्यादा जानकारी हमको मिलती नहीं है, लेकिन इसके दो पुत्र थे, एक का नाम था सिंहराज और एक का नाम था लक्ष्मण देव। और इसके पुत्र लक्ष्मण देव जो है वो नाडोल चला जाता है, और नाडोल में चौहान वंश की स्थापना करने वाला ये वाकपति का ही पुत्र था लक्ष्मण। इसलिए नाडोल को चौहानों की प्रथम शाखा माना जाता है, जो अजमेर के चौहानों से या सपालदक्षी चौहानों से निकली थी। ठीक है, और इसका पुत्र था जिसका नाम था आपकी सिंहराज, जो अगला राजा बनता है, जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। इस वाकपति ने कहते हैं कि छोटे मोटे कुल 108 युद्ध किए थे, इसलिए इसको 108 युद्धों का राजा कहा जाता है। लेकिन युद्धों के बारे में हमारे पास कोई विशेष जानकारी है नहीं कि कौन कौन से युद्ध किए, किस किस से युद्ध किए थे। तो 2 पॉइंट लिख देते हैं। 108 युद्धों का राजा। पुत्र, 2 पुत्रों के बारे में आपको याद रखना है। सिंहराज बड़ा पुत्र, जो अगला शासक बनता है। लक्ष्मण नाडोल जाकर चौहान वंश की स्थापना करता है। नाडोल में चौहान वंश जब हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में और पढ़ेंगे। लक्ष्मण नाडोल जाता है, वहां चौहान वंश की स्थापना की और वहां चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनाया। नाडोल दुर्ग का निर्माण भी इसने ही करवाया था। तो ये लक्ष्मण के बारे में हम वहां बात करेंगे जब हम नाडोल के चौहान पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला सिंहराज लिख देते हैं। सिंहराज के बारे में कुछ नहीं है, एक पॉइंट याद रखना है कि महाराजा की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा था सिंहराज। महाराजा की उपाधि धारण करने वाला प्रथम चौहान शासक, प्रथम चौहान शासक। ठीक है, पहला चौहान शासक महाराजा की उपाधि धारण करने वाला कौन था? सिंहराज। इसी आधार पर सिंहराज के बारे में यह कहा जाता है कि पहला राजा ये हो सकता है जो प्रतिहारों से अलग हुआ था और उसने अपने साम्राज्य को जो है विस्तारित किया था। तो चौहानों का कहीं कहीं प्रथम जो स्वतंत्र राजा है वो सिंहराज को भी कहा गया है, लेकिन उससे पहले हमको जानकारी मिलती है कि नागभट्ट ने स्वतंत्र रियासत प्रदान जो की थी वो गुवक को प्रदान की थी। ठीक है, सिंहराज के बाद में जो शासक बनता है, जो इस चौहान वंश का सबसे प्रतापी, पहला प्रतापी शासक माना जाता है, जिसका नाम था आपकी विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज सेकेंड, ये चौहानों का प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है। इसको मतंगा की उपाधि प्रदान की गई थी। गंगा या मतंगा, मतंगा का मतलब होता है मदमस्त हाथी के समान। तो मतंगा की जो है उपाधि प्रदान की गई थी आपके विग्रहराज द्वितीय को। एक बात और ध्यान रखना कि इसी के समय जो है चौहान और चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। चौहान और चालुक्य संघर्ष, देखिए राजस्थान की अगर हम बात करें तो आपका ये राजस्थान है। तो राजस्थान में इस क्षेत्र पर जो है ध्यान रखना, आपके कौन सा क्षेत्र? चौहानों का क्षेत्र, चौहानों का साम्राज्य था। ठीक है, यहां तक कह सकते हैं कि पाली के नाडोल तक जो है वो चालुक्यों का संघर्ष था। चालुक्य जो है इनका क्षेत्र ये मूल रूप से गुजरात के थे। ठीक है, यहाँ चालुक्यों का शासक था। आगे हम पढ़ेंगे, इधर आपके यहाँ पर शासक जो है वो चंदेलों का हो जाएगा। पृथ्वीराज चंदेलों से भी युद्ध करेगा। यहाँ कनौज में इसमें गहड़वालों का शासन स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चौहान और चालुक्यों की जो है कहते हैं कि सीमाएं मिल रही थी, इसीलिए इन दोनों के बीच में पहले सीमाएं मिलती तो वहां युद्ध होना तो वाजिब था, क्योंकि सभी जो है साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, इसलिए एक दूसरे के क्षेत्र में जो है वो घुस जाते थे। विग्रहराज द्वितीय के बारे में जानकारी देने वाला जो अभिलेख है
उसका नाम है आपके विग्रहादित्य का हर्षनाथ अभिलेख। क्योंकि हर्षनाथ मंदिर में जो अभिलेख लिखवाने का जो कार्य किया था वो विग्रहादित्य ने किया था, और उसी अभिलेख से हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। उसी अभिलेख में ये बताया गया है कि चालुक्य शासक था जिसका नाम था मूलराज। चालुक्य शासक क्या था? मूलराज। मूलराज नाम था उसका, और मूलराज की राजधानी जो थी वो थी आपके अनहिल पाटन। क्या नाम था? अनहिल पाटन। तो अनहिल पाटन पर जो है इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। तो मूलराज को पराजित किया, और गुजरात में एक स्थान पड़ता है, काफी क्षेत्र कहते हैं कि गुजरात की इसने छीन लिए थे। गुजरात का एक स्थान है जिसका नाम है आपके भृगु कच्छ। कौन सा नाम है? भृगु कच्छ, जिसको वर्तमान में हम भड़ूच कहते हैं। क्या बोलते हैं? भड़ूच बोलते हैं। भड़ूच या भड़ूच में इसी चौहान शासक विग्रहादित्य ने भड़ूच पर अधिकार करते हुए यहां पर अपनी कुल देवी का मंदिर बनाया जिसका नाम था आशापुरा माता। आशापुरा माता। तो आशापुरा माता का मंदिर जो है वो किसने बनाया? गुजरात में। वो विग्रहादित्य ने बनाया। किसने बनाया? विग्रहादित्य ने गुजरात में जो है अपना साम्राज्य स्थापित कर और वहां पर अपनी कुल देवी का मंदिर जो है बनाया था। तो ये ध्यान रखना, यहां से चौहान और चालुक्य संघर्ष भी प्रारंभ होता है। और चालुक्य शासक कौन था? आपकी मूलराज प्रथम था जिसको हराया था। कहीं कहीं मूलराज प्रथम का नाम जो है ध्यान रखना भीम प्रथम भी मिलता है। भीम प्रथम भी मिलता है। मूलराज प्रथम या भीम प्रथम को हराया था। मूलराज प्रथम या भीम प्रथम को हराकर और इसने भड़ूच में जो है अपनी कुल देवी का मंदिर बनाया था। ये सभी जानकारियां कहां से मिलती है हमको? हर्षनाथ अभिलेख से मिलती हैं, क्योंकि हर्षनाथ अभिलेख पृथ्वीराज द्वितीय के समय लिखवाया गया था। लगभग 973 ईस्वी में हर्षनाथ अभिलेख जो है वो लिखवाया गया था। तो विग्रह के बारे में हम 2-3 बातें लिख देते हैं। चौहानों का प्रथम प्रतापी शासक, चौहानों का प्रथम प्रतापी शासक, इसने 973 ईस्वी में हर्षनाथ मंदिर में एक अभिलेख लिखवाया या अभिलेख स्थापित करवाया, जिसे हर्षनाथ अभिलेख या लेख कहा जाता है। इसके समय चौहान चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। जो आने वाले पृथ्वीराज तृतीय अंतिम चौहान शासक जो अजमेर का हुआ, उस वहां तक चलता रहता है इनका आपस में झगड़ा। ठीक है, इसने गुजरात के चालुक्य को बाद में ध्यान रखना सोलंकी भी कहा गया। गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम या कहीं कहीं ध्यान रखना भीम प्रथम भी इसका नाम मिलता है। मूलराज प्रथम या भीम प्रथम को हराया और भड़ूच या भड़ूच ये है आपके भृगु, पहले इसको भृगु कच्छ कहा जाता था। भड़ूच में चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनाया। ठीक है,
तो इसकी उपाधि लिख देना, उपाधि मतंगा, या कहीं कहीं इसको गंगा भी कहा गया है, मतंगा या गंगा। तो ये ध्यान रखना कि इसने चौहान चालुक्य संघर्ष प्रारंभ कर दिया था और चौहान चालुक्य शासक आपके मूलराज प्रथम या भीम प्रथम को हराया था। और इसके समय एक लेख स्थापित करवाया गया जिसको हर्षनाथ लेख कहते हैं। हर्षनाथ लेख वर्तमान सीकर में है, ध्यान रखना, 973 ईस्वी का है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और चालुक्य शासक किसको हराया था? आपके मूलराज या भीम प्रथम को हराया। और भड़ुच जिसको भृगुकच कहा जाता था, चौहानों की ऐसे लिख देना, चौहानों की कुल देवी क्या नाम था आपके? आशापुरी माता। आशापुरा माता का मंदिर जो है वो कहाँ बनाया था? भड़ुच या भृगुकच में बनाया। ठीक है, तो ये आपके मतंगा के बारे में याद रखना है। विग्रराज द्वितीय के बारे में याद रखना है। विग्रराज द्वितीय के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम था आपके गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय, देखिए गोविंद तृतीय के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में एक फारसी यात्री था, फारसी इतिहासकार यात्री जो भारत आया और अपनी यात्रा वृतांत उसने लिखी, तारीख फरिश्ता, नाम था फरिश्ता। और तारीख फरिश्ता के नाम से उसने जो है अपनी भारत की यात्रा वृतांत लिखा। लगभग, हालांकि कह सकते हैं कि ये आया था आपकी 16वीं शती में भारत आया था फरिश्ता, ठीक है ना। तो उसने इसके बारे में एक गजब बात लिखी है। फरिश्ता ने अपने ग्रंथ कह सकते हैं या यात्रा वृतांत तारीख फरिश्ता में जो है इसके बारे में क्या लिखा? इसके बारे में लिखा है कि ये गोविंद तृतीय बड़ा खतरनाक व्यक्ति था। ये वह चौहान शासक था जिसने गजनी के शासकों को मारवाड़ से आगे बढ़ने से रोका। मतलब अगर हम बात करें तो देखिए भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, ये देखिए भारत ऊपर जो है आपको पता है यहां भारत का हिमालय आ जाता है, ठीक है। और ये क्षेत्र आपके पानी, मतलब चारों तरफ क्या है? पानी है। ये क्षेत्र ही भारत का जो है वो खुला हुआ है, गुजरात के आसपास का क्षेत्र। और मध्य एशिया से जो भी मुस्लिम आक्रमण हुए हैं वो यहां से हुए हैं। भारत पर घुसने की कोशिश इन्होंने हमेशा यहां से की है। मोहम्मद गोरी भी जो है आपको पता है यहां तराइन हरियाणा में युद्ध में यहां से आगे घुसता है भारत के अंदर। तो यहां पर पहले तो दीवार की तरह जो कार्य करने वाले लोग थे वो थे प्रतिहारों ने इनको बार बार हराया और वापस जाने पर मजबूर कर दिया मध्य एशिया से आने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों को। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने बार बार आक्रमण भारत पर किए। क्योंकि ये आक्रमण हम 7वीं शताब्दी में देखते हैं कि 7वीं शताब्दी में जब मुस्लिम धर्म की स्थापना होती है, ठीक है, मुस्लिम धर्म की स्थापना मोहम्मद शाह ने की थी। तो मुस्लिम धर्म की जब स्थापना होती है तब जो है पूरे विश्व में हम कह सकते हैं कि मुस्लिम धर्म की स्थापना के साथ पूरे विश्व में ऐसी घटनाएं होने लगी, या पूरे विश्व में जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण होने लगे। क्योंकि उनका मूल टारगेट उद्देश्य यही था कि आक्रमण किया जाए और वहां पर मुस्लिम सत्ता स्थापित की जाए और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। इसी उद्देश्य से भारत पर भी जो है बार बार आक्रमण हुए। लेकिन पहले प्रतिहार शासकों ने बड़ी वीरता से जो है भारत को बचाया और भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित होने से उन्होंने बचाया। उसके बाद में लड़ने वाले सबसे ज्यादा जो थे वो थे आपके चौहान शासक। चौहान शासकों ने भी प्रतिहार शासकों की तरह ही जो है मध्य एशिया से मलेच्छ जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनको यहां आने से रोका। तो इसके बारे में भी गोविंद तृतीय के बारे में जो भी ये कहा जाता है, यहां तृतीय कर देना, गोविंद तृतीय के बारे में भी फरिश्ता ने कहा है कि इसने ये क्षेत्र जो मारवाड़ क्षेत्र था, कौन सा? मारवाड़, इसने कहते हैं कि यहां से गजनी के शासकों को आगे नहीं बढ़ने दिया, यही मारवाड़ में इसने हराया और वापस जाने पर मजबूर कर दिया। वो कौन था? आपके गोविंद तृतीय था जिसने गजनी के शासकों, मुस्लिम शासकों को मारवाड़ से आगे भारत में घुसने नहीं दिया। यहीं पर हराकर इसने जो है इसको वापस गजनी के शासकों को भेज दिया था, ठीक है। इसीलिए पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है, पृथ्वीराज विजय में इसको वैरी घरट कहा गया है। वैरी घरट का मतलब होता है शत्रुओं का संहार करने वाला, दुश्मनों को मौत की घाट उतारने वाला। दो बातें आपको याद रखनी है।
पृथ्वीराज विजय में इसे वैरीघरट या वैरीघट, ध्यान रखना, वैरीघरट कहा गया है। वैरीघरट का मतलब क्या होता है? तो मित्रों देख लीजिए, वैरीघरट का मतलब होता है शत्रुओं का संहार करने वाला। और दूसरी बात हम लिखेंगे फरिश्ता की बात। फारसी यात्री फरिश्ता ने अपनी यात्रा वृतांत तारिक के फरिश्ता में गोविंद के बारे में, गोविंद तृतीय के बारे में लिखा है कि यह ऐसा शासक था जिसने गजनी के मुस्लिम शासकों को मारवाड़ से आगे भारत में आने से रोका। ठीक है, मारवाड़ से आगे भारत में आने से रोका, मतलब मारवाड़ से आगे इसने गजनी के शासकों को नहीं बढ़ने दिया। गजनी के शासकों को यहीं पर मारवाड़ में हराकर और वापस जाने को क्या कर दिया था? मजबूर कर दिया था। ऐसा वीर शासक था जिसका नाम था आपकी गोविंद तृतीय। तो गोविंद तृतीय के बारे में फरिश्ता की कही हुई बात के बारे में ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, एक वैरीघरट की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो भी आपकी गोविंद तृतीय को। वैरीघरट का मतलब भी होता है शत्रुओं का संहार करने वाला, शत्रुओं को मारने वाला। ठीक है, और तारीख फरिश्ता में जो है इसके बारे में क्या कहा गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, गोविंद तृतीय के बाद में यहां का शासक बनता है जिसका नाम था पृथ्वीराज प्रथम। क्या नाम था? पृथ्वीराज प्रथम। अगला शासक हैं आपके पृथ्वीराज प्रथम। जो पृथ्वीराज चौहान हम पढ़ते हैं, जो महान शासक हुआ है ना, अभी फिल्म भी उस पे बनी है पृथ्वीराज चौहान पे, तो वो 3 नंबर का पृथ्वीराज था। उससे पहले पृथ्वीराज 2 हो चुके थे। तो पहला पृथ्वीराज जो था वो आपके ये था, और इसने जो है एक उपाधि धारण की थी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। पहले राजा महाराजाओं के द्वारा बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की जाती थी अपने आप को साबित करने के लिए कि भाई अब जो है मेरे समान कोई इस धरती पर है नहीं। तो इसने उपाधि धारण की थी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। मैंने अभी बताया कि चौहानों और चालुक्यों के बीच में संघर्ष तो प्रारंभ हो गया किसके समय? विग्रहराज द्वितीय के समय। अब जो है चौहान और चालुक्यों के बीच में छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे। चालुक्य जो है वो कभी चौहानों को लूटने के लिए, इनके क्षेत्रों को लूटने के लिए आते थे, कभी चौहान जो है इनके क्षेत्रों को लूट लेते थे। तो पृथ्वीराज प्रथम के समय कहते हैं कि 1105 ईस्वी में 700 चालुक्य सैनिक जो हैं या 700 चालुक्य लुटेरे जो हैं वो पुष्कर आते हैं और पुष्कर को लूटते हैं, क्योंकि उस समय पुष्कर धर्म का, हिंदू धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो वहां पर जो है, यहाँ पुष्कर जो है बड़े बड़े कह सकते हैं कि स्थानों से लोग हिंदू यहाँ आते थे और पुष्कर झील जैसी पवित्र झील का दर्शन करते थे। कई सारे मंदिर बने हुए थे। इसलिए पुष्कर को लूटने के लिए, पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने के लिए चालुक्य आते हैं। तब कहते हैं कि पृथ्वीराज ने पुष्कर के ब्राह्मणों की रक्षा के लिए उन 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया था, और उसके बाद में उसने उपाधि धारण की थी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। तो हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के रक्षक थे और ब्राह्मणों को लूटने से इसने बचाया।
और साथ ही इसने जो है जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया। जीण माता का मंदिर जो है वो आपके रेवासा सीकर में है और वहां पर पृथ्वीराज प्रथम के समय ही मंदिर बनाया गया। पृथ्वीराज प्रथम का एक मंत्री था जिसका नाम था हट्टड़। हट्टड़ नामक मंत्री जो था उसने जो है त्रिकुट पर्वत पर हर्षनाथ की पहाड़ियां, जो हर्ष की पहाड़ियां है, उन्हीं में जो है जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया। ऐसा माना जाता है कि जीण माता का वास्तविक नाम जयंताबाई था और अभी हमने पढ़ा हर्षनाथ, जो हर्ष था वो भी जीण माता का भाई था। तो ये दोनों दुंदराय चौहान के पुत्र थे, दोनों ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे, इंसान थे। इसलिए हर्ष को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है और जीण माता को लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। लेकिन जीण माता, ध्यान रखना, ये सीकर के चौहानों की कुल देवी मानी जाती है, जबकि चौहानों की, ऑल ओवर चौहानों की कुल देवी जो है वो आपकी कौन सी होगी? वो आशापुरा माता होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लोक देवियां वैसे हमने पढ़ी थी, आपको पता हो तो जीण माता के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, दो बातें इसमें हम लिख देते हैं। उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि इसने धारण की। दूसरा पॉइंट, 1105 ईस्वी में पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा। ठीक है, इसके सामंत हम कह सकते हैं कि ये तो इस क्षेत्र का प्रमुख राजा था और इसके अधीन जो, क्योंकि पहले बड़ा पुत्र ही राजा बनता था तो जो छोटे भाई होते थे उनको अलग अलग क्षेत्र दे दिए जाते थे। तो इसका कोई मंत्री या सामंत था जिसका नाम था हट्टड़ चौहान। हट्टड़ चौहान को सीकर वाला क्षेत्र जो है वो जागीर के रूप में प्रदान किया गया और वहां पर उसने जो है अपनी कुल देवी जीण माता के मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। ठीक है ना। तो इसके सामंत हट्टड़ द्वारा रेवासा आपको पता है कहां पे है? सीकर में जीण माता मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो ये था पृथ्वीराज प्रथम के बारे में आपको याद रखना है। पृथ्वीराज प्रथम तक हम कह सकते हैं कि सांबर इनकी राजधानी थी। अब जो है यहां से इसका पुत्र था, पृथ्वीराज का जो पुत्र था उसका नाम था अजयराज, और अजयराज के बाद में जो भी शासक बने उनकी जानकारी हमारे पास ज्यादा है, तो उनके शासनकाल के बारे में भी हमको जानकारियां हैं। और अजयराज पहला व्यक्ति था जो अपनी राजधानी अजमेर ले जाता है, क्योंकि इसने जो है अजमेर नगर की स्थापना की और वहीं पर बीठली नामक एक पहाड़ी के ऊपर एक दुर्ग बनाया मजबूत, जिसको हम अजमेर दुर्ग या अजय मेरू दुर्ग कहते हैं। बाद में आगे हम पढ़ेंगे गुहिल वंश। तो गुहिल वंश का महाराणा सांगा आपने सबने नाम सुना होगा। महाराणा सांगा का बड़ा भाई था जिसका नाम था पृथ्वीराज। उस पृथ्वीराज ने अजमेर पर अधिकार किया और अधिकार करने के बाद में जो है उसने क्या किया, अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस अजमेरू दुर्ग का नाम जो है वो तारागढ़ रखा था। ठीक है ना। तो अजयराज के बारे में हम बात करते हैं। 1109 ईस्वी में राजा बना और 1133 ईस्वी तक इसने शासन किया था। बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था। अपने अंतिम समय में कहते हैं कि अजयराज जो है वो अपना साम्राज्य अपने योग्य पुत्र अर्णोराज को दे देता है और खुद जो पुष्कर के जंगलों में चला जाता है। अजयराज के बारे में अगर वो 2-3 बातें अगर हम बात करें, पहले लिख देते हैं अजयराज।
अजयराज चौहान 1109 ईस्वी से लेकर और 1133 ईस्वी तक इसका साम्राज्य था। अजयराज चौहानों का पहला शासक था जिसने सिक्के भी चलाए, चांदी और इसने तांबे के सिक्के चलाए, और जिस पर नाम लिखा हुआ था अजय देव, और दूसरी तरफ इसकी पत्नी का नाम लिखा हुआ था जिसका नाम था सोमल देवी या सोमवती। इस प्रकार के नाम लिखे हुए सिक्के हमको मथुरा में मिलते हैं और अनुमान लगाया जाता है कि ये सिक्के जो हैं ये अजमेर के चौहान शासक अजयराज के सिक्के हैं, जिनको अजय प्रिय द्रुम कहा जाता था। इन सिक्कों को क्या कहा जाता था? अजय प्रिय द्रुम कहा जाता था, क्योंकि अधिकांश सिक्कों पर अजय प्रिय द्रुम भी लिखा हुआ था। तो चांदी के, या हम कह सकते हैं कि सिक्के चलाने वाला पहला राजा जो था वो आपके अजयराज चौहान था। तो हम इस बात से ये जानकारी ले सकते हैं कि अजयराज तक आते आते चौहान साम्राज्य जो है वो एक विस्तृत साम्राज्य हो गया था, और चौहान शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई थी। इसीलिए तो इसने सिक्के चलाए, क्योंकि पूरी तरह से स्वतंत्र था और इसका साम्राज्य पर सिर्फ इसका ही नियंत्रण था, इसलिए इसने सिक्के चलाए। इसने साम्राज्य विस्तार करते हुए एक सुरक्षित दुर्ग का निर्माण भी किया, ठीक है ना। तो ये सब जानकारियां जो है हमको कहाँ से मिलती हैं? इसके सिक्कों से मिलती हैं, अभिलेखों से मिलती हैं। और इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इसने गजनी के मातंगों को हराया था। गजनी के मातंगों को मतलब गजनी के जो हाथी समान बड़े बड़े शासक थे उनको जो है इसने हरा दिया था। तो गजनी के शासक मातंगों को हराया मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इसके समय भी जो है तुर्कों के बार बार तुर्कों के मुस्लिमों के जो है वो क्या हो रहे थे? आक्रमण हो रहे थे। मतलब आक्रमण निरंतर हो रहे हैं, बार बार आक्रमण हो रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ के जो राजपूत शासक थे वो उनको असफल कर देते और इसके कारण उनको वापस जाना पड़ा। तो इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान तृतीय तक आक्रमण होते रहेंगे और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है अंतिम रूप से गोरी से हार जाता है, और उसके साथ में ही भारत में मुस्लिम सत्ता और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार होने लगता है। अजयराज के बारे में अगर बात करें तो चौहान वंश के जो भी शासक थे, मैंने बताया कि शैव धर्म के अनुयायी थे। किसके? शैव धर्म, भगवान शिव को मानने वाले अनुयायी थे। लेकिन अजयराज दूसरे धर्म में भी रुचि रखता था। अजयराज ने जैन धर्म को अपने यहाँ संरक्षण प्रदान किया। इसने, कहते हैं कि अजयराज के समय जैन धर्म की दो शाखाएं, एक तो है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर साधुओं के बीच में शास्त्रार्थ प्रतियोगिता हुई, या शास्त्रार्थ ज्ञान के लिए जो है एक वाद विवाद हुआ, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अजयराज ने की थी। इस बात से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अजयराज खुद भी जो है वो शास्त्रों के बारे में जानकारी रखता होगा, तभी तो उसको अध्यक्ष बनाया गया। उसने कहा कि अध्यक्षता मैं करूंगा, आप में जो जीतेगा उसका ऐलान मैं करूंगा। मतलब अजयराज खुद को जो है जैन धर्म के शास्त्रों के बारे में जानकारियां थी। इसके अलावा अजयराज के समय अजमेर में जैन मंदिर, पार्श्वनाथ जी का मंदिर बनाया गया था। उस मंदिर में रुचि रखते हुए, उस मंदिर को सम्मान करते हुए, जैनों के धर्म का सम्मान करते हुए, कहते हैं कि उस मंदिर में इसने जो है स्वर्ण कलश जो है वो भेंट किया था। तो ये ध्यान रखता, इसके बारे में दो चार बातें आपको ध्यान रखनी है कि अजयराज ने जो है वो क्या क्या किया था। सबसे पहले तो इसने चौहान साम्राज्य की जो राजधानी है वो किसको बनाई थी? आपके अजमेर को बनाई। मतलब 1113 ईस्वी में, 1113 ईस्वी में अजयराज ने बीठली नामक पहाड़ी पर अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाकर अजमेर नगर बसाया। अजमेर नगर बसाया और इसे अपनी क्या बना दी? राजधानी बनाई। वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं? तारागढ़ बोलते हैं, ठीक है। वर्तमान में इसको तारागढ़ बोलते हैं, क्योंकि ताराबाई के नाम पर पृथ्वीराज चौहान ने इस दुर्ग को जीता और इसका नाम क्या कर दिया? आपके तारागढ़ दुर्ग कर दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसने अजमेर को राजधानी बना दी। इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान तक चौहानों का जो साम्राज्य की राजधानी रहेगी वो आपके अजमेर ही रहेगी।
इसके अलावा दूसरी बात करते हैं, प्रथम चौहान शासक, प्रथम चौहान शासक, प्रथम चौहान शासक जिसने सिक्के चलाए। इसके द्वारा चांदी व तांबे के सिक्के चलाए गए, जिन्हें अजय प्रिय द्रुम, अजय प्रिय द्रुम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजय प्रिय द्रुम कहा जाता है, ठीक है ना। कहीं कर नाम भी अजय प्रिय द्रुम लिखा हुआ इस पर मिलता है, लेकिन इन सिक्कों पर ध्यान रखना इसकी पत्नी का भी नाम मिलता है, सोमवती या सोमल देवी या सोमलेखा, सोमल देवी या सोमलेखा नाम करके इसकी पत्नी का नाम मिलता है। तो आगे हम पढ़ते हैं, इन सिक्कों पर अजय देव और इसकी पत्नी का क्या नाम था? अजय देव और इसकी पत्नी सोमलेखा या सोमल देवी का नाम लिखा गया, ठीक है। तो ये इसने जो है क्या बनाए थे? सिक्के बनाए थे, सिक्के चलाए थे। इसके अलावा अजय राज शैव धर्म के अनुयायी होते हुए भी जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। जैसे दो बातें ध्यान रखनी है, जैन धर्म को कैसे संरक्षण प्रदान किया। एक तो ध्यान रखना, जैन धर्म की श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर दिगंबर शाखा के बीच शास्त्रार्थ करवाया और स्वयं ने अध्यक्षता की। अध्यक्ष कौन बनता है? स्वयं अजय राज बनता है। दूसरा, अजमेर स्थित पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश भेंट करता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, पार्श्वनाथ आपको पता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे, धर्म के 23वें तीर्थकार, ठीक है, पार्श्वनाथ जी थे। और उनके मंदिर में जो है स्वर्ण कलश किसने चढ़ाया था? तो आपके अजय राज ने चढ़ाया। और आपकी 12वीं की पुस्तक है, उसमें एक लाइन इसके बारे में और लिखी हुई है, तो वो भी अपन लिख देते हैं कि अजय राज ने जो है गजनी के या गर्जन मातंगों को हराया।
गर्जन मातंगों से अनुमान हम लगा सकते हैं कि गर्जनी के जो मदमस्त हाथी के समान जो राजा थे उनको जो है इसने परास्त किया था। तो एक बात और लिख देते हैं, अजयराज ने गर्जन मातंगों को हराया। गर्जन मातंगों का मतलब यहां पर क्या है, कह सकते हैं गजनी के शासकों को, गजनी के शासकों को किसने हराया? अजयराज ने हराया। ठीक है। और लास्ट अजयराज ने क्या किया, अंतिम समय में, अपने अंतिम समय में जो है इसने संन्यास धारण कर लिया। पहले देखिए हिंदू धर्म में वर्ण आश्रम व्यवस्था थी, तो 4 आश्रम होते थे, ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। तो इसने जो है वानप्रस्थ आश्रम धारण किया। मतलब ये कहाँ चला गया, तो ये आपके चला गया जंगलों में, पुष्कर के पहाड़ों में चला गया और अपना साम्राज्य जो है अपने योग्य पुत्र अर्णोराज को सौंपकर चला जाता है। तो हिंदू धर्म का इसने पूरी तरह से निर्वाह भी किया, साथ में दूसरे धर्मों को भी इसने जो है अपने यहाँ संरक्षण प्रदान किया। तो कई सारे कार्य इसने अजयराज ने किए थे। तो लास्ट पॉइंट अजयराज के बारे में हम लिख देते हैं, अंतिम समय में शासन अपने बड़े पुत्र अर्णोराज को सौंपकर पुष्कर की पहाड़ियों में तपस्या के लिए चला जाता है। ठीक है। तो अगला राजा फिर कौन बनेगा? अर्णोराज। अर्णोराज के बारे में भी बड़ी अच्छी जानकारियां हैं। तो अजयराज तक आज हमने जो है अध्ययन कार्य किया। अर्णोराज के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।